नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का अध्याय 4 लेकर। इस पाठ का नाम है युगों का दौर, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। उपशीर्षक है इसका जो शीर्षक है पाठ का युगों का दौर, और पहला जो उपशीर्षक है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। तो पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका साथ लेकर बैठेंगे ताकि मैं जो ज़रूरी प्रश्न और उनके उत्तर बताऊं उनको आप लिखते चलें, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताऊं उनको आप लिखते चलें। तो हम शुरू करते हैं। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। मौर्य साम्राज्य, जिसमें आपने पढ़ा था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसका जब अवसान हुआ, अवसान यानी पतन, डिक्लाइन, अवसान का तात्पर्य होता है पतन। तो जब मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया, उसके अब राजा नहीं रहे, अब उसकी जगह किसने ले ली? शुंग वंश ने। ये एक वंश का नाम है। उसने क्या की, इनकी जगह ले ली, और लेकिन इसका जो शासन क्षेत्र था, जितने अधिक क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का शासन था उतने क्षेत्र पर नहीं था, उसकी अपेक्षा में कुछ छोटे क्षेत्र पर था, बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। तो अब जो भारत का मानचित्र देखते हैं उसमें दक्षिण में कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से राज्य हैं, आप भली भांति जानते हैं। तो देखेंगे दक्षिण में जो हमारा दक्षिण भारत है उसके कुछ बड़े राज्य उभर रहे थे, अर्थात क्या हो रहे थे, वहाँ राजा जो थे अपने अपने राज्य का विस्तार करके उसको राज्य को बड़ा कर रहे थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रश्न हो सकता है कि मेनांडर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मेनांडर राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। या बौद्ध आख्यानों में उनकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। बौद्ध धर्म के बारे में जो विवरण देने वाले जो ग्रंथ हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के उच्च का पालन करने वाले बड़े लोगों के बारे में, राजा महाराजा के बारे में बात की गई है, तो उनमें जो मेनांडर मिलिंद की जो क्या हुई लोक प्रसिद्धि, लोक यानी जनता के बीच में, साधारण लोगों के बीच में जो उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, वह ये इस प्रकार हुआ कि वो एक संत के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। तो दो संस्कृतियां जब आसपास रह रही हैं, दोनों साथ हैं, तो उनका जब मेल हो रहा है तो क्या हुआ, अफगानिस्तान और सरहदी मतलब सरहद यानी क्या होता है, जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, जो किसी देश की जो सीमा होती है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, सरहदी। तो वही क्या होता है, वो सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का आप देख रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे प्रश्न हो सकता है कि भारत में हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट कहाँ है, या फिर भारत में हेलियोदो पत्थर कहाँ है। तो भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको आप क्या करेंगे,
लिख लेंगे। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। संस्कृत में कोई एक बात लिखी हुई है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। जज्ब करना मतलब अपने में समाहित करना, अपने भीतर समाहित करना। भारतीय संस्कृति की जो मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं, उनको उनका पालन करना जब शुरू कर दिया, उनको अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो वो इस प्रकार यूनानियों का भारतीकरण हो रहा था। और इसी बारे में लिखा था हेलियोदो स्तंभ पर। किसमें लिखा था? संस्कृत का एक लेख खुदा था। मध्य एशिया में शक सीदियन लोग ऑक्सस अच्छू नदी की घाटी में बस गए थे। मध्य एशिया में क्या हुआ था? शक यानी सीदियन लोग ऑक्सस नदी की, एक नदी का नाम है ऑक्सस, अच्छू नदी की घाटी में क्या थे? बस गए थे। जो ऑक्सस अच्छू नदी है वह क्या है? अमू दरिया के नाम से भी प्रसिद्ध यह नदी दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी कहाँ बहती है? तो यह नदी बहती है अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान। तो आप लिख लेंगे कि ऑक्सस नदी किन किन देशों में बहती है। तो उत्तर लिख लेंगे ऑक्सस यानी अच्छू नदी किन किन देशों में बहती है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे कि ऑक्सस नदी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान जैसे देशों में बहती है। युई सुदूर पूरब से आए। युई सुदूर पूरब से आए और उन्होंने उन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। अर्थात क्या समझ में आ रहा है कि जो लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बसे थे, उनको जब युई आए जो सुदूर पूरब, बहुत पूरब से आए, तो उन्होंने क्या किया? शक या सीदियन लोगों को उत्तर भारत की ओर ढकेल दिया। अर्थात उनको उनकी जगह से हटा करके और उत्तर भारत में उनको भेज दिया। तो युई चियो कौन थे? तो युई चियो जो लोग थे वो यूची मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे जो चीन के पड़ोस में रहते थे। भारत में शासन करने वाले कुषाण युई चियों के ही एक कुल से संबंधित थे। युई चियो कौन से लोग थे? वे जो मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे जो चीन के पड़ोस में रहते थे। भारत में शासन करने वाले कुषाण युई चियों के ही एक कुल से संबंधित थे। तो आपने क्या देखा कि मध्य एशिया में शक यानी शक सीदियन लोग ऑक्सस नदी, अच्छू नदी की घाटी में बस गए थे। लेकिन फिर क्या होता है? वहाँ युई ची लोगों का आगमन होता है और वो क्या करते हैं? इनको ढकेल के और उत्तर भारत में भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है? ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युई चियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। तो पहले क्या किया? उनको उत्तर में भेजा, फिर उनको लगा कि हमें उत्तर पे भी कब्जा करना है, तो उत्तर से उनको दक्षिण की ओर भगा दिया। अब क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि युई चियों जिनका क्या है, जिनके ही वंशज हैं कुषाण, वो क्या कर रहे हैं? शकों को पराजित करके, हरा करके और उनको फिर दक्षिण भारत की ओर भगा देते हैं। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। तो इसको लिख सकते हैं कि कुषाणों से पराजित होने के बाद शकों को कहाँ भेज दिया गया? कुषाणों ने शकों को पराजित करके कहाँ खदेड़ दिया? कुषाणों ने शकों को पराजित करके कहाँ खदेड़ दिया? तो खदेड़ना मतलब होता है किसी को भगाना। तो उत्तर लिख लेंगे कि शकों को पराजित करके कुषाणों ने उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। तो हमने पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ?
कुषाणों ने क्या क्या कब्जा कर लिया? पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश बौद्ध हो गए। ये किनकी बात हो रही है? कुषाणों की। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। तो जरथुष्ट्र धर्म क्या है? इसे पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्भव कहाँ हुआ? ईरान में उद्भूत इस धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। इसे क्या है? पारसी धर्म को ही क्या कहते हैं? जरथुष्ट्र। ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस धर्म के पैगंबर का यही नाम था। तो बौद्ध होने के बावजूद भी क्या था? पारसी जो धर्म है उसका भी इसमें योगदान है। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य का कहलाया, इनका जो अब आप लिख सकते हैं कि कुषाण वंश के कौन सा ऐसा प्रसिद्ध शासक हुआ जो बौद्ध कथाओं का नायक था? फिर से कहते हैं कि कुषाण वंश का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध शासक हुआ जो कि बौद्ध कथाओं का नायक था? तो उत्तर लिख देंगे कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का वह शासक था जो बौद्ध कथाओं का भी नायक था। नायक यानी मुख्य पात्र। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह उच्च शिक्षा जहाँ ग्रहण की जाती है, विश्वविद्यालय, वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे बहुत सारे देश के लोग आते थे और आपस में मिलते जुलते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूईचियों, ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पे कई सारे संप्रदायों को मानने वाले लोग, विभिन्न देशों के लोग आपस में मिल रहे हैं। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्ति बनाने की जो कला है, मूर्ति कैसे बनेगी, किस प्रकार की बनेगी, किस प्रकार की उसकी मुखाकृति होगी, ये सब मूर्ति कला है। और चित्रकला अर्थात ये जो चित्र बनाते हैं। तो क्या होता है? मूर्तिकला, मूर्तियाँ किससे बनाते हैं? कुछ किसी धातु से बनाते हैं, किसी पदार्थ से बनाते हैं। अब चित्रकला में क्या है? किसी दीवार पे, कागज पे आदि क्या करते हैं? ये किसी स्केच से, पेंसिल से ये चित्र बनाते हैं। तो चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईसा पूर्व में यहाँ चीनी राजदूत आए। तो लिख सकते हैं कि भारत में चीनी राजदूत कब आए? राजदूत यानी राज का दूत, यानी किसी देश का प्रतिनिधि जब दूसरे देश में जब जाता है तो प्रतिनिधि बनकर कोई जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राजदूत। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले, तोहफे यानी किसी के यहाँ जाते हैं तो हम कुछ क्या करते हैं? उसके लिए ले जाते हैं। तो क्या होता है? जो तोहफे मिले, जिन्हें हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गिफ्ट। उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो भारतीय, चीनी और ईरानी गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे। गोबी रेगिस्तान क्या है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। फिर बताते हैं, अब लिख सकते हैं गोबी रेगिस्तान क्या है? तो गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो और तुर्फान और कूचा क्या है? जगह का नाम है।
कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। महात्मा बुद्ध द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म कुषाण काल में क्या हुआ, दो संप्रदायों में बंट गया। अब कुषाण काल का ऐसा प्रसिद्ध राजा कौन सा था जो कि क्या था, बौद्ध कथाओं में नायक था, तो वो क्या नाम है उसका, कनिष्क। ये याद रखेंगे, इसीलिए मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ ताकि क्या है आप वीडियो को एक बार देखें फिर दो बार देखें तो क्या हो, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएं। ये पाठ ऐसा है कि इसके पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर भी नहीं दिया है, आपको पढ़ने के दौरान ही इसमें से जो उपयोगी लगे उसको छांट लेना है, मैं भी बता दूंगा, और उसको आपको फिर याद करना है, तैयारी करनी है। इससे मूलतः आपका अभ्यास होगा कि आप कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, आप अपनी संस्कृति, अपने देश के इतिहास के विषय में कितना नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से जान सकते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। अब क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी थे उनमें मतभेद हुआ और कुछ लोग क्या किए, उन्होंने महायान नामक शाखा बना ली और कुछ लोगों ने हीनयान, यान यानी गाड़ी, महायान यानी बड़ी गाड़ी और हीनयान यानी छोटी गाड़ी। तो महायान यानी होता है कि जिसमें बड़ी गाड़ी में कितने लोग आ जाएंगे, बड़े लोग आ जाएंगे, तो इसका मान के चलना था कि ये आम आदमी को भी अपने साथ अपना बौद्ध धर्म के पालन के लिए साथ लेकर चल सकता है। और हीनयान का ये था कि इसमें कठोर नियमों को मानने वाले लोग ही चल पाएंगे, जो बौद्ध धर्म के कठोर नियमों का पालन करेंगे, बौद्ध धर्म के हर नियमों का पालन करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो बौद्ध के मठों में रहने वाले लोगों के लिए यह शाखा थी। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। मतभेद यानी क्या होता है कि किसी ने कोई मत रखा, आपने कोई मत रखा और आपके मित्र ने उससे अलग दूसरा मत रखा। मत यानी बात, तो जो किसी विषय के संदर्भ में जब अपनी बात रखते हैं उससे अलग दूसरा कोई रख देता है तो क्या है, वो मतभेद है। वो आपकी मत से संतुष्ट नहीं है, आपकी बात संतुष्ट नहीं है, तो क्या करता है, दूसरा मत रखता है, तब क्या हो जाता है, वो मतभेद है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं का विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। ईसा यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से जो समय है वो क्या कहलाता है, ईसा के बाद का समय। ईसा पूर्व आपने पढ़ा कि ईसा के जन्म के पहले जो समय है वो क्या है, ईसा पूर्व कहलाता है। तो पहली शताब्दी में हुए नागार्जुन, जिनका नाम क्या है, सबसे विशिष्ट दिखाई पड़ता है। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में अभी तक तमाम जगहों पे बहस होने लगी कि हीनयान श्रेष्ठ है या महायान श्रेष्ठ है। दोनों की शिक्षाओं में दोनों की जो संकल्पना है वो किसकी अच्छी है, ये सारी चीज़ों पे बहस होने लगी। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ज़्यादा लोग अनुयायी हुए, महायान को मानने वाले ज़्यादा लोग हो गए। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और वर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीन को मानते रहे। तो अब ये लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की शाखाओं में महायान और हीनयान के को मानने वाले देशों के नाम बताएं। तो महायान मानने वाले देश का नाम क्या है, भारत, और हीनयान मानने वाले देश का नाम श्रीलंका और म्यांमार। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वो क्या कर लिए थे, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के तौर तरीकों को, यहाँ के रहन सहन को अपने अंदर समाहित कर लिया था। वे यहाँ के पूरे हो गए थे, वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। अब वो यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति मान रहे थे, उसके संरक्षक हो गए थे। रक्षा करने का भाव उनके अंदर आ गया था। आप किसी भी चीज़ की रक्षा तब से करना शुरू कर देते हैं जब से आपके अंदर भाव आ जाता है कि ये चीज़ मेरी है। दुकान पे क्या है, आपके सामने दुकान पे है और कोई बैग कोई लेके चला गया, आपको उसका प्रभाव तो पड़ेगा।
आप इंसान हैं, किसी के सामने से कोई गलत काम कर रहा है, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वो जब आपका बैग हो जाएगा तो वो बैग वो आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। तो वैसे ही वो क्या किए, भारतीय संस्कृति के जब संरक्षक हो गए, तो जब यहाँ भारतीयकरण हो गया उनका, तो वो क्या किए, संरक्षक हो गए। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक थी राष्ट्रीय विरोध का कि ये लोग बाहर के लोग हैं, वो हमेशा उनके शासन के खिलाफ चलता ही रहा। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण किया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम हुआ। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न आ गया कि गुप्त साम्राज्य का युग कब आरंभ हुआ। क्या प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का युग कब आरंभ हुआ, तो उत्तर होगा कि 320 ईस्वी में, ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। आपकी किताब की बात से ही देख रहे हैं, प्रश्न निकल रहे हैं, उत्तर भी इसी में निकल रहे हैं। आपको बस इसको क्या करना है, इसको ध्यान से इसको पढ़ते जाना है। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं के सफल हुए। गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए जो कि युद्ध और शांति दोनों में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। अब क्या कर रहे थे विदेशी लोग, अन्य देशों के लोग, विदेशी यानी अन्य देशों के लोग, अपने देश से इतर जो देशों के जो लोग हैं वो विदेशी हैं। तो क्या है कि वो जब लगातार क्या कर रहे थे, हमले करते जा रहे थे, तो ऐसा क्या प्रवृत्ति बन गई कि वो हमारा नुकसान ही चाहते हैं, उनको हमारे प्रगति से, हमारे आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए एक प्रबल विरोधी भावना उनके प्रति ने जन्म ले लिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करने लगे, अब यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ की मातृभूमि की रक्षा के लिए वो आगे आने शुरू हो गए। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे कुषाण आए थे, इन लोग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अब जो आता था उसको प्रबल विरोध का सामना, प्रबल यानी बहुत ज़्यादा ही अति के विरोध का सामना करना पड़ा। और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। कि अर्थात क्या है कि एक ही जाति के लोग एक राज्य में ऐसे कायम करने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। कट्टरता मतलब क्या होता है, अपने मत के प्रति एकदम उन्मादी होना, उन्माद होना, अपनी जो अपना संप्रदाय है, अपनी संस्कृति है, जो भी चीज़ें हैं, किसी जिस बात को आप मानते हैं उसके प्रति एकदम उन्मादी होना कि इसका पालन होना ही चाहिए। किसी भी नियम, जो नियम बना है, कोई भी नियम बना हुआ है आप बनाते हैं तो उसके पालन के प्रति आप कट्टर हैं, मतलब एकदम उन्मादी हैं, वो एकदम पालन होना ही होना है। ये अगर भावना है, उसमें थोड़ी भी छूट नहीं है, तो ये क्या है, कट्टरता है। तो आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व तो यहाँ आए और जज्ब होते गए। जज्ब होना मतलब क्या होता है कि इसमें समाहित होते जाना, मिलते घुलते जाना। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था। अनदेखा यानी बिना उस पर कुछ कार्रवाई किए नहीं मान सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। बाहर से लोग आए, उनको वो यहाँ घुल मिल गए, उनको स्वीकार किया गया, लेकिन ऐसे लोग आते रहे जो कि जिनकी मंशा क्या थी, यहाँ अपना राज्य करना, यहाँ से धन उगाही करना, यहाँ की जो संपत्ति है उस पर उनकी नज़र थी, और साथ साथ सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करना चाहते थे। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई
उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। राष्ट्रवादी मतलब अपने राष्ट्र की जो संकल्पना है कि राष्ट्र की संकल्पना ये है कि हमारे अपने राष्ट्र के जितनी भी चीज़ें हैं उसको रक्षा करने के लिए संकल्पित होना। तो और ये भी संकल्पना है कि हमारा राष्ट्र की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो उत्तम है। तो उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जाति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुईं जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत यह पूर्ण भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी मृत्यु, जहां वो मोक्ष को प्राप्त हुए। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। मतलब भारत में भले पैदा हुआ लेकिन वो भारत तक सीमित नहीं था, वो विश्व धर्म था। विश्व के बहुधा देशों में वो क्या हुआ, प्रचलित था, उसके अनुयायी थे। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको पुनः पुनः जागृत करने के लिए ये प्रयास करे। यह धर्म और देखिए गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे हुए जो कला को और युद्ध को दोनों में बहुत ज़्यादा ही उनकी विकसित समयावधि थी। तो उसमें समुद्रगुप्त का भी नाम आता है। ये बीड़ा बजाने का इनको बहुत रुचि थी, तो बीड़ा बजाते हुए एक सिक्का भी इन्होंने जारी किया था। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जाति तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। बाहर से विदेशी जो भी आते थे उनकी जो मत थे, उनकी जो वांछनाएं थी, वो जो चाहते थे यहाँ से भारत को नुकसान पहुँचाना, चाहे यहाँ शासन करने का जब भाव आता है तो उसमें किसी न किसी के ऊपर शासन करने का भाव आता है, और जिसके ऊपर शासन किया जाता है निश्चित रूप से वह खुश नहीं होता, उसको दुख ही होता है। तो ये क्या है, इसके प्रति धीरे धीरे विदेशियों के प्रति उग्रता बढ़ती गई और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये साम्राज्यवाद है। अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो प्रयास है वो क्या है, साम्राज्यवाद है। पूरा जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वहाँ अपना साम्राज्य विकसित हो जाए, ऐसा प्रयास होता है। अख्तियार करने लगती थी। अख्तियार करना यानी हक, अधिकार शक्ल अख्तियार करने लगती थी, अधिकार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। तेजस्विता। फिर भी उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। बहुत जरूरी प्रश्न है, इसको लिखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक, चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। तो 150 वर्ष तक, चौथी शताब्दी के आरंभ से 150 वर्ष तक क्या किया कि उत्तर में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग
150 वर्ष उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला गया। 150 साल तक तो क्या हुआ, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने शासन किया, लेकिन उसके बाद 150 वर्षों तक जब शासन हुआ उसमें क्या हुआ, उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो बाद के राजा थे, तो उन्होंने वो अपने बचाव में लगे रहे, अपने आप को बचाने में लगे रहे, और फिर क्या हुआ कि वो सिकुड़ते चले गए, अर्थात क्या है, कुछ हिस्से हारते चले गए, दूसरे राजाओं का उस पर कब्जा होता चला गया और वो छोटा होता चला गया उनका साम्राज्य। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूट मार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। तो गोरे हूणों पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया, यशोवर्मन के नेतृत्व में, और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। मिहिरगुल किनका सरदार था, तो मिहिरगुल गोरे हूण का सरदार था, लेकिन गुप्त के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्वक हमला कर दिया। अब क्या किया गया, गोरे हूण पर आक्रमण किया गया यशोवर्मन के नेतृत्व में, तो और फिर क्या किया गया, उनके जो सरदार थे मिहिरगुल, उनको बंदी बना लिया। लेकिन गुप्त वंश के एक बालादित्य जो शासक थे, क्या नाम था, बालादित्य, उन्होंने उदारता दिखाई और उसको भारत से लौट जाने दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या किया उसने, मिहिरगुल ने इसका बदला लिया कि इसके बदले क्या किया, मेहरबान कर अपने मेहरबान यानी किस पे, वंशज बालादित्य पे कपटपूर्वक हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी, आधी से एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, आधी शताब्दी यानी 50 वर्ष। इनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे, मतलब मिलते चले जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। अब क्या हुआ, हूणों का दमन किसने किया, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने। और किस शताब्दी की बात है ये, 7वीं शताब्दी। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने किसका दमन किया, उन्होंने हूणों का दमन किया। वे कट्टर बौद्ध थे। कौन कट्टर बौद्ध था, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान भारत आया था 629 ईस्वी में। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप लिख लेंगे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान भारत किस राजा के समय में आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के समय में सन 629 ईस्वी में भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। वो केवल राजधर्म ही नहीं करते थे, राजा का काम ही नहीं करते थे, वे कवि और नाटककार भी थे, नाटक भी लिखते थे। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। तो हम देख रहे हैं कि 648 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के समय में कुछ जरूरी चीज़ें हुई। क्या हुआ कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान भारत आया। हर्षवर्धन क्या थे, कवि और नाटककार भी थे। इसके अलावा ये भी बात है कि कितने सन में चीनी यात्री भारत आया था, 629 ईस्वी में। 7वीं शताब्दी के आसपास राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, तो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी उनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज की उज्जैनी।
हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों में, अरब देशों में रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, वो क्या हुआ, वो अब चाह रहा था कि एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप हैं उनमें वो फैल जाए, अपना विस्तार करे। दक्षिण भारत,